सो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो मैं ये एक चीज़ बोलूँगी, अगर पूरी देखने वाले हैं वीडियो को तो पेन और कॉपी लेके बैठें और आज ही एक काम करें, शाम तक जो नया सिलेबस आया है प्री और मेंस दोनों का प्रिंट आउट निकलवा लें। बाकी जो मैं अभी पीडीएफ के थ्रू बताने वाली हूँ कि कहाँ पे रियल में चेंज हुआ है, कहाँ पे कौन सी चीज़ें शिफ्ट की गई हैं, सच में चेंज हुआ है सिलेबस या नहीं, बस ऐसे ही बस सब भौकाल मचा के रखे हैं। मतलब मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। चलो अब आगे बात करेंगे। मैं एक चीज़ बोल रही हूँ कि पेन और कॉपी आप लेके बैठना। तो पहले तो मैं कुछ बातें बोलूँगी कि क्यों आखिर चेंज किया गया है मेरे अकॉर्डिंग। मे बी आई एम गलत, ठीक है, मैं गलत हो सकती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना, पहले पूरी वीडियो देखो शिद्दत के साथ, उसके बाद बताना कि जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है क्या आपसे मैच कर रहा है, या फिर आप अपनी बात भी रख सकते हो या मेरा अपोज कर सकते हो। मुझे जो ऐसा लगा पर्सनली, तो मैं कुछ बातें करूँगी, उसके बाद पीडीएफ के थ्रू पूरा बताऊँगी कि कहाँ से क्या करना है, कैसे करना है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, ठीक है। तो हमें कल रात में 3 ऐसे भूकंप के झटके देखने को मिले या फिर भूकंप के झटके खाने को मिले। पहला फाइनल आंसर की आई, उसमें आयोग ने 5 क्वेश्चंस के 2-2 ऑप्शन सही माने, उसमें उतार चढ़ाव लोगों की लाइफ में आया। दूसरा झटका था तुरंत ही 2-3 घंटे में या 2 घंटे में रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट, स्कोर कार्ड नहीं दिया गया, हमने वो झटका भी झेला। तीसरा और सबसे बड़ा और क्रांतिकारी परिवर्तन हमारी लाइफ में आया, एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का सिलेबस ही चेंज हो गया अचानक से। तो सब तो कह रहे हैं कि बहुत चेंज हो गया सिलेबस, ऐसा हो गया, अब हम कैसे करेंगे, हमारी मेहनत बेकार होगी। तो क्या सच में मेहनत बेकार हुई है? तो मेरा आंसर तो नो है, बिल्कुल भी मेहनत किसी की बेकार नहीं हुई है। क्योंकि अगर मेंस में देखा जाए, जो अभी नया सिलेबस आया है, तो मैं मेंस में बोल सकती हूँ कि 60% आपका सेम सिलेबस है, इवन 65% सिलेबस सेम है, 35 सिलेबस मतलब जो परसेंट जो सिलेबस है वो कुछ नया ऐड किया गया है। आपको याद है जब 2020 का सिलेबस चेंज हुआ था, जैसे कि अगर प्रीलिम्स की बात करें तो आईटी जो यूनिट 9 में है, पहले तो यूनिट 10 ही पूरा, मतलब एक्ट हटा के यूनिट 10 पूरी कंप्लीट आ गई थी हमारे पास। और एक्ट हमारे लिए इतना आसान था, मतलब इतने अच्छे से बच्चों ने रट लिया था कि एक्ट में अगर 10 क्वेश्चन आए तो 10 में 10 सही कर रहे थे। उस टाइम में जब एक्ट को हटाया गया, यूनिट 10 को लाया गया, हमारे लिए तो एक नया सिलेबस था ना, लेकिन फिर बच्चे ढल गए ना यूनिट 10 को पढ़ने के लिए, अब हमारे लिए वो आसान हो गया था। यूनिट 10 अभी हटी नहीं है, आप लोगों को बताती हूँ मैं कहाँ पे सिलेबस में क्या चीज़ें दी हुई हैं, कुछ भी हटा नहीं है, बहुत ही मिनिमम चेंजेस हुए हैं प्रीलिम्स के लिए। आज हम प्रीलिम्स की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट डे मेंस या फिर बाकी सारी चीज़ें, स्ट्रैटेजी वगैरह सारी चीज़ें लेके आऊँगी। सबसे पहले आपका माइंडसेट जो चेंज हो रहा है ना, वो उसको स्टेबल करने की ज़रूरत है अभी, आई थिंक। क्योंकि मुझे पता है लोगों के मन में बस एक बार सुन लेते हैं, यार सिलेबस चेंज हो गया, मेहनत बेकार होगी। कुछ नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यकीन मानिए। अभी मैं बताऊंगी पीडीएफ के थ्रू, एक एक चीज़ लेके आऊँगी, कहाँ पे कितने परसेंट प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूँ, आज मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात करूँगी, तो 15 to 20% कह सकते हैं, या फिर केवल 15% सिलेबस चेंज हुआ है। यूनिट 10 को हटा के कहीं और लाया गया है, लेकिन हमको इतनी डिटेल में अब यूनिट 10 नहीं पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे की वैसी है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें एमपी की लाई गई हैं। पर मैं 2-3 आपसे बातें करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये कि आखिर सिलेबस चेंज क्यों किया गया और इस सिलेबस में किस किस चीज़ों में फोकस किया गया। तो मैंने जब प्रीलिम्स का भी देखा और मेंस का भी देखा, मैं गलत हो सकती हूँ। अगर आपके और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू मैच करते हो तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ये सच बात है। अगर नहीं मैच करते हो, आपको कुछ और नज़रिया समझ आता हो, तो आप प्लीज़ कमेंट करके वो भी बताना, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है सिलेबस को समझना और ये सिलेबस में चेंजेस क्यों किए गए हैं। अगर हमने सिलेबस अच्छे से समझ लिया, सिलेबस के चेंजेस को समझ लिया, सिलेबस के पैटर्न को समझ लिया, तो हमारे लिए जो आगे का रास्ता है वो बहुत आसान होने वाला है। तो मुझे जहाँ तक समझ आया कि जो मध्य प्रदेश की जो आयोग है, एमपीपीएससी जो आयोग है, उन्होंने कुछ चीज़ों पे बहुत फोकस किया है। पहला चीज़ मैं बताऊं आपको, प्रीलिम्स की यूनिट 1 देखने से ही पता चल जाएगा, आध्यात्म को उन्होंने साकार करने का या आध्यात्म को बढ़ावा देने की कोशिश की है। क्यों, उसका मैं रीजन बताऊंगी, ठीक है। आध्यात्म लाइक जैसे हमारे जो वैदिक ग्रंथ हैं, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, ब्राह्मण हो गया, अरंडक हो गया, ये सारी चीज़ें आपको अभी पढ़नी पड़ेंगी डिटेल में। हम पहले भी पढ़ते थे नो डाउट, पर अभी इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। और दूसरी चीज़, एमपी और एमपी की संस्कृति को इन्होंने बढ़ावा दिया है। एमपी के बच्चों के लिए तो ये और अच्छी बात है कि एमपी का वेटेज और ज़्यादा बढ़ गया है ना। पूरी यूनिट 10 एमपी से रिलेटेड ही आ गई है, कुछ नया नहीं है। अभी मैं बताऊंगी सारी चीज़ें, शिद्दत से पहले एक बार सुन लो। तो सबसे पहले इन्होंने जो हमारे पूरे देश में, इंडिया में जो वेस्टर्न कल्चर का इतना ज़्यादा मतलब आविर्भाव हो रहा था, वेस्टर्न कल्चर इतनी ज़्यादा आ रही थी बच्चों में, हमारा जो मूल उद्देश्य है लोक सेवक बनने का, या फिर लोक सेवक में जो भी जाते हैं उनका उद्देश्य यही होता है कि लोगों की सेवा करो। और हम भौतिकतावाद की तरफ बढ़ रहे थे। हमारा ये था कि नहीं, हमें तो भैया सैलरी अच्छी मिलती है, हमें तो सेलिब्रिटी बनने का मौका मिलता है, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे मन में कहीं ना कहीं आ जाती हैं, हम सबके मन में आती है। जब कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हम कभी डिप्टी कलेक्टर बनेंगे, तहसीलदार बनेंगे, तो हमारा अलग ही भौकाल होगा,
उस सबको बताने का प्रयास किया गया है इस सिलेबस के माध्यम से। पहले तो उन्होंने एथिक्स को ऐड किया कि ठीक है, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो हमें भी आप लोगों को बकवास लग रहा हो, लेकिन इस सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है। इस सिलेबस से आपको प्यार होना चाहिए, शिद्दत वाला प्यार होना चाहिए। जब मैं ये सिलेबस पूरा देख रही थी ना, चाहे प्रीलिम्स का हो, स्पेशली जब मेंस का मैं देख रही थी, तो लिटरली मैं मन में मतलब इतना खुश हो रही थी कि कितने अच्छे से इन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया है। बहुत खुशी वाली बात है, हमको और गौरवान्वित होने का मतलब मौका मिला है कि हम अपनी संस्कृति को पढ़ें। पता है आपको, मेंस में एक अभी सिलेबस जो नया सिलेबस है उसमें एक लाइन दी गई है, भागवत गीता का हमारे प्रशासन में महत्व। ये लाइन जब मैंने पढ़ी लिटरली मतलब इतनी खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। भागवत गीता जैसे इतना महान ग्रंथ है, उसको हमारे प्रशासन में कैसे हम यूज में ला सकते हैं, वो चीज़ उन्होंने लाई है। तो सबसे पहले उन्होंने अध्यात्म में आध्यात्मिकतावाद को हमें बढ़ावा देने के लिए, फिर हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देने के लिए इन्होंने सिलेबस में थोड़ा बहुत इधर उधर किया है। दूसरी बात, एमपी की संस्कृति और एमपी को बहुत अमूल्य स्थान दे दिया है मध्य प्रदेश आयोग ने, और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा सिलेबस में जो भी चेंजेस हुए। तीसरी चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, हम हमेशा बोलते थे मेंस में करंट का कोई वेटेज नहीं होता, प्रीलिम्स में भी करंट ठीक ठाक आ जाती है, बट अभी आप देखो विकसित भारत @2047 सीधे सीधे लाइन दी हुई है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 सीधे सीधे लाइन दी हुई है। मेंस में, प्रीलिम्स में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आज से ही सबसे पहले प्रिंट आउट निकाल के लेके आओ। मन से ये निकाल लो कि सिलेबस चेंज हुआ है तो हमारे लिए नेगेटिव इंपैक्ट पैदा करेगा, बिल्कुल भी नहीं करने वाला है, ठीक है। दूसरी बात, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहो और ये सोचो कि नया साल है, नया सिलेबस है और हम नए दौर से फिर से मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे, जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे। तो न्यूज़पेपर, तीसरी चीज़, न्यूज़पेपर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया है, चाहे वो प्री की हो, चाहे वो मेंस की बात करें या फिर इंटरव्यू की बात करें। भाई तुम मेंस का सिलेबस एक बार देखो खोल के, एक एक चीज़ मतलब हर यूनिट में कुछ ना कुछ करंट से रिलेटेड वो किया गया है कि हमको करंट तो पढ़ना ही है, यानी हमको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल रहे हैं। इस सिलेबस को जो इंसान पढ़ के और टॉप करेगा या फिर जो रैंक लाएगा या फिर जो सेलेक्ट होगा, उसमें ना चाहते सॉरी ना चाहते हुए भी सभी गुण विद्यमान होंगे। मतलब कि कह सकती हूँ मैं कि जो एक लोक सेवक के अंदर जितने भी गुण होंगे, सर्वमान्य गुण होंगे, लोक सेवक की भावना, करुणा, दया, नैतिक मूल्य, वो सारी चीज़ें उनके अंदर होने चाहिए और वो होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि क्या सच में सिलेबस चेंज हुआ है, कितना हुआ है, कैसे क्या करना है आगे, वो सारी चीज़ें मैं बताती हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो नया सिलेबस है हमारा। तो देखो कल ही हुआ है, एक मिनट। देखो एक चीज़ और बता दूं कि 2 कलर का मैंने यूज किया है हाइलाइटर का। जो ब्लू कलर होगा, अच्छे से ध्यान देना, जो ब्लू कलर होगा, ठीक है, ब्लू कलर वो क्या डेडिकेट करेगा, हमारे जो ओल्ड सिलेबस है, यानी कि जो सेम का सेम सिलेबस था पहले से मैच करता हुआ, उसको मैंने ब्लू कलर से टिक किया है। और जो रेड कलर होगा उसको मैंने नए सिलेबस, जो नए पॉइंट्स ऐड हुए उनसे टिक किया है, ठीक है। तो आप ये बात ध्यान देना। अब देखो ये बाकी चीज़ें तो सब सेम है कि 2-2 घंटे का है, 2-200 घंटे, सॉरी 2 घंटे का है, 2-200 अंक का है, माइनस मार्किंग नहीं है। आप लोग तो ये भी बच गए कि भाई माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है। अभी देखो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि हिंदी तथा अंग्रेजी अनुवाद में भिन्नता की स्थिति में केवल हिंदी अनुवाद ही मान्य होगा। तो यानी कि कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो हिंदी अनुवाद ही चलेगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लोग कह रहे हैं कि भैया सिलेबस चेंज हो गया, पूरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स की हमारी मेहनत खराब होगी, वैसे ही प्रीलिम्स नहीं क्लियर हो रहा था, वैसे इतनी हाई कट ऑफ जा रही थी, अब क्या होगा। तो अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि 80 to 85% सिलेबस सेम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं यहाँ पे मैंने लिखे हैं जो 18 NT 18 NT यानी कि 18 NT मतलब ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं। जो ये 18 टॉपिक्स है ना, ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं, ठीक है। सिर्फ 18 टॉपिक ही हमको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। अब आप देखो भारत के इतिहास की अगर बात करें तो अभी हाँ कुछ जो नए टॉपिक डाले गए हैं ना, वो सबसे अच्छी बात यह है कि सीधे सीधे सिलेबस हमारे मेन से उठा के लेके आए हैं। यानी जो हमारा नए मेंस का नए सिलेबस का जो मेंस है वहीं से वो टॉपिक उठा के लेके आए हैं। तो देखो एक मिनट, देखो जो पहला है ये नया टॉपिक है, भारत का इतिहास में जो पहला है संकल्पना एवं विचार, ये वाला टॉपिक, ये नया टॉपिक है एकदम। आप लोग हमेशा ऐसे ही टिक करना, ठीक है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतवर्ष, वेद पढ़ने हैं हमको। वेद हम पहले भी पढ़ रहे थे, 4 वेद होते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद के अंदर कौन कौन से क्या होते हैं ना, और अभी भी पढ़ना है, थोड़ा मे भी और डिटेल में पढ़ना पड़े। उपनिषद क्या होता है, कितने उपनिषद हैं, इनकी व्याख्या और ज़्यादा डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। आरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हम पहले भी पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे। खड़ दर्शन मेंस में भी सीधे सीधे उठा के लाया गया है, मेंस से सीधे सीधे उठा के लाया गया है। जो अभी का मेंस देखोगे यार उसमें सीधे सीधे है। तो मैं ये भी बताऊंगी कि प्री और मेंस साथ में लेके कैसे चले, और किनको अभी से पूरा मेंस का किन किन टॉपिक्स को अभी से कंप्लीट करना चाहिए जो प्रीलिम्स में फायदा देगा, ठीक है। 1-2 दिन में मैं लेके
देखे होंगे, स्मृतियाँ पढ़नी है, रित सभा समिति पढ़नी है, गणतंत्र पढ़नी है। अब देखो जो पुराना हमारा सिलेबस था मेंस का, उसमें और अभी भी दिया हुआ है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम मेंस से उठा के सीधे यहाँ पे लाया गया है। मेंस में तो है ही सही, तीर्थंकर, बोधिसत्व, कर्म का सिद्धांत, यज्ञ, पंच महायज्ञ, ऋण, संस्कार, पुरुषार्थ। तो इस तरीके से कुछ तो मेंस के टॉपिक सीधे सीधे उठा के लाए गए हैं और कुछ हमको नई चीज़ें पढ़नी है। तो सिर्फ यही वाला एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में, और एक ये भारत की सांस्कृतिक विरासत। पहले हमें सिर्फ एमपी की सांस्कृतिक विरासत के बारे में पढ़ना था, अभी हमें भारत की सांस्कृतिक विरासत, भारत की जो कला प्रारूप हो गया, चाहे वो लोक नृत्य की बात करें, जैसे हम ल्यूशन का जब विविध पढ़ते हैं, अब ल्यूशन का विविध और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। साहित्य हो गया, पर्व हो गया, उत्सव हो गया, जो लेटेस्ट जो पर्व मनाए जाते हैं, उत्सव मनाए जाते हैं भारत, जैसे बिहू हो गया, बिहू असम का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व है। ऐसे नृत्य हो गया, सतरिया नृत्य हो गया असम का। मतलब जितनी भी भारत की सांस्कृतिक विरासत, अब विरासत स्थल भी आ जाएंगे, जितने भी भारत में विश्व विरासत स्थल है वो भी पढ़ने पड़ेंगे हमको। तो फैक्चुअल है ना, फैक्ट। एमपी में वैसे भी फैक्ट ही पूछा जाता है। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत, अभी तक हम एमपी का पढ़ रहे थे, अब एमपी के साथ साथ भारत की भी संस्कृति को और ज़्यादा बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। यानी कि हमारा आयोग ये चाहता है कि बच्चों के मन में भारतीय संस्कृति के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लगाव पैदा हो, और पढ़ने के बाद ही वो लगाव पैदा होगा, ना कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ ज़्यादा झुके, है ना। तो भारत की देखो दो ये नए टॉपिक है, एक मिनट फिर मैं बता दूं, जो रेड कलर से जो ऐसे पॉइंट आउट किया गया है, ये दो नए टॉपिक है भारतीय इतिहास में फर्स्ट यूनिट में। बाकी सब सेम है। बाकी सब सेम की बात करें तो ये जो 3 टॉपिक्स है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन पहले भी था प्रीलिम्स में हमारे, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पहले भी था, एवं स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये भी पहले ही था। ठीक है, तो हमें अगर फर्स्ट यूनिट की बात करें तो 2 नए टॉपिक, मतलब कि 2, इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है नो डाउट, बट अगर टोटल टॉपिक्स की बात करें तो 2 नए टॉपिक ऐड हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड यूनिट में। अब देखो खेल क्या किया इन्होंने। जो फर्स्ट यूनिट थी भारत मध्य प्रदेश का, पहले वाले सिलेबस में मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, ये पहले यूनिट में थी। तो उन्होंने दिखाने के लिए कि नहीं हमने बहुत बड़ा चेंज किया है, उन्होंने पहले यूनिट को खिसका के सेकंड यूनिट में कर दिया, और जो भारत का इतिहास वाला जो सेकंड यूनिट था वो पहले यूनिट में कर दिया। बस यही चेंज हुआ है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, बाकी कुछ नए टॉपिक्स ऐड कर दिए। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। 80 to 85% सिलेबस अभी भी सेम है। पहले जो सिलेबस आपका भी सेम है उनको एकदम अच्छे से पढ़िए। 85% अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो उन्हीं में आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे, क्योंकि अब इस बार थोड़े बहुत जो नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कट ऑफ कम जाएगा थोड़ा बहुत। इससे भी शायद उन्होंने चेंज किया हो सिलेबस, है ना। तो देखो नए दूसरे टॉपिक की बात करें तो मैंने लिखा है ऑल सेम, यानी एक एक चीज़ सेम है। ये पहला यूनिट, जब हमारा जो पुराना सिलेबस था उसकी पहली यूनिट थी, तो एक एक चीज़ सेम है भैया, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। इसमें कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। जो हम एमपी जिस बुक से पढ़ रहे थे वही बुक पढ़ते रहो, फॉलो करते रहो, है ना। तो एमपी के इतिहास की घटनाएं हैं, राजवंश है, आंदोलन, एक एक चीज़ मिला लो, एक एक शब्द मिला लो, वही है, सेम है ना। जनजातियाँ, कला, स्थापत्य, लोक संगीत, साहित्यकार, धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल हो गया, विश्व धरोहर स्थल। जैसे हमने बोला कि मध्य प्रदेश की धरोहर स्थल हम पहले ही पढ़ रहे थे, अब भारत का भी हमें सांस्कृतिक विरासत, धरोहर स्थल पढ़ना पड़ेगा, फिर जनजाति, व्यक्तित्व। तो ये सारी चीज़ें सेम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो फर्स्ट यूनिट हो गया, सेकंड यूनिट हो गया। थर्ड यूनिट में मैंने क्या लिखा है, 4 टॉपिक सेम है, बाकी 3 डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, 4 टॉपिक सेम है, 3 डिफरेंट टॉपिक हैं। तो देखो उसमें से पहले हम देख लेते हैं डिफरेंट टॉपिक कहाँ से लाए गए हैं। तो सबसे अच्छी बात ये है, जो डिफरेंट टॉपिक है, जैसे ये जलवायु घटनाएं, सीधे सीधे मेंस का जब आप सिलेबस देखोगे, चाहे वो पुराना सिलेबस हो चाहे अभी का सिलेबस हो, सीधे सीधे ये जलवायु की घटनाएं, एल नीनो, ला नीनो, दक्षिणी दोलन, पश्चिमी विक्षोभ, जलवायु परिवर्तन के परिणाम, सीधे सीधे मेंस से उठा के यहाँ पे पटक दिया। मतलब मेंस में तो हमको पढ़ना ही पढ़ना है, अब यही करना है कि हमको मेंस और प्री का कॉमन पढ़ना है अच्छे से। तो मेंस में तो पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ पे भी हमको थोड़ा सा पढ़ लेना है ना, क्योंकि अब हम तो, जब हमारे पास टाइम है तो मेंस और प्री का कॉमन लेके चलना ही चलना है, तो हमारे लिए तो और आसान हो गया इवन। तो डरने की जरूरत तो है ही नहीं। तो ये वाला टॉपिक नया ऐड हुआ है, वो भी मेंस से उठा के लाया गया है। ये वाला भी मेंस से उठा के लाया गया है। प्रमुख फसलें, खाद्य सुरक्षा, हरित क्रांति अच्छे से पढ़ना है, दूसरी हरित क्रांति, उनकी क्या रणनीतियाँ अपनाई गई थी, क्या नीतियाँ अपनाई गई थी। खाद्य सुरक्षा हमारे प्री में पहले भी था, अभी भी है, बस इधर से उधर पटक दिया गया है। तो ये वाला टॉपिक, एक जलवायु वाला और एक प्रमुख जो फसलें वाला, ये टॉपिक दोनों मेंस से उठा के लाया गया है। मेंस में भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। इसी तरीके से ये प्राकृतिक खतरे, आपदाएं और भारत में प्रमुख चक्रवात, ये भी मेंस का टॉपिक है। आपदा प्रबंधन हम मेंस में भी पढ़ते हैं और अभी भी है सिलेबस में हमारे, और यहाँ पे भी ला दिया गया है। ठीक है, और आपदा वाला टॉपिक तो एक यूनिट 7 में भी था हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़, भारत में जो प्राकृतिक खतरे और आपदाएं, जैसे भूकंप, चक्रवात हो गया और ज्वालामुखी, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, और भारत में प्रमुख चक्रवात। तो ये तीनों जो टॉपिक जो नए ऐड हुए हैं, तो वो नए नहीं है एक्चुअली में, वो एक्चुअल में ऑलरेडी मेंस में है। तो हमें मेंस का सिलेबस थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब जो पुराने टॉपिक्स हैं उनको भी देख लेते हैं। ये पुराना टॉपिक है जो ब्लू कलर से टिक है, पर्वत, पहाड़ियाँ, पठार, नदियाँ, झीलें भारत का, भैया वही पढ़ना है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज, जल संसाधन, ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत हो गया, जनसंख्या वितरण, घनत्व हो गया। यहाँ पे एक नया टॉपिक है ग्रामीण नगरीय प्रवास, ये मेंस से उठा के यहाँ पे लाया गया है। ग्रामीण प्रवास क्या होता है, इस बार मेंस में भी आया था क्वेश्चन आया था कि ग्राम से नगरों में प्रवास के क्या कारण होते हैं और क्या प्रभाव होते हैं। तो इन
टॉपिक्स पे क्यों मतलब इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वो हमारे लाइफ में हो रहा है। लोग गांव से नगरों में जा रहे हैं, उनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, तो इसी वजह से हमारे प्री में भी ये टॉपिक्स लाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामीण नगरीय प्रवास अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो मेंस में भी है। मेंस की अगर आप नोट्स वगैरह लोगे तो ऑलरेडी उसमें पढ़ोगे और प्रीलिम्स में भी पढ़ लोगे, सेम टू सेम। ठीक है, अब देखो तीसरा आया, चौथी यूनिट आई, ऑलमोस्ट सेम मैंने लिखा है, मध्य प्रदेश का भूगोल। देखो इसमें सिर्फ 2 टॉपिक्स हैं, एक तो ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, यानी हम ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत इंडिया में भी पढ़ रहे थे, एमपी में भी पढ़ना है, और जनसंख्या वृद्धि वितरण। तो ये हालांकि नया टॉपिक इस यूनिट में ऐड हुआ है, लेकिन ये टॉपिक जो जनसंख्या वाला था ऑलरेडी पहले वाले सिलेबस में इकोनॉमिक्स में दिया गया है, जनांकिकी एवं जनगणना। ठीक है, तो ये एक तरीके से मैं बोलूँ तो नया तो नहीं है, पर हाँ इस यूनिट के लिए नया है, भूगोल में ऐड कर दिया गया, इसलिए ये नया है। ठीक है, फिर बाकी ऊर्जा वाला हम वहाँ भी मेंस में भी पढ़ेंगे, यहाँ बाकी सेम टू सेम है, आप मिला लेना, बाकी सब कुछ सेम है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोलूँगी। फिर भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, सब कुछ सेम है यहाँ से मिला लो आप लोग, सब कुछ सेम है, बस एक टॉपिक अलग से है, ये है मध्य प्रदेश में सुशासन अभिशासन व्यवस्था। तो हमें अभी तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए, मतलब अभी जो हमारे पास ऑलरेडी पुराने सिलेबस से मैच कर रहे हैं और जो मेंस में उनको पढ़ते रहना चाहिए, और जो नए टॉपिक मिलेंगे उनके हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे। कैसे क्या करना है वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज भी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें सिर्फ एक, इस टॉपिक में 5th यूनिट में सिर्फ एक नया टॉपिक जुड़ा है, मध्य प्रदेश में सुशासन। ठीक है, अब भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, इसमें थोड़ा सा इन्होंने ड्रास्टिक चेंज किया है। 30% सिलेबस पुराना है इसका और 70% नहीं है, लेकिन मेंस में बहुत सारी चीज़ें सेम टू सेम है, तो मेंस में हम पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के लिए भी वो अपने आप हो जाएगा। अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश की वर्तमान स्थिति इन्होंने पूछी है। इसी तरीके से जो हमारे मेंस का सिलेबस था पुराना वाला, उसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियाँ मतलब टॉपिक था, उसी तरीके से अब हम मध्य प्रदेश की वर्तमान में औद्योगिक विकास में हम कहाँ पे हैं, किस तरीके से औद्योगिक विकास हो रहा है, इसी तरीके से कृषि का क्षेत्र, सेवा का क्षेत्र, तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी पड़ेंगी थोड़ी अच्छे से, कॉन्सेप्चुअल होकर। ठीक है, फिर यही वाला टॉपिक, ये सीधे सीधे आप देखोगे मेंस का जब सिलेबस उठाओगे अपने, अभी जो प्रेजेंट वाला मेंस है, मतलब सॉरी जो प्रेजेंट वाला जो सिलेबस है अभी लेटेस्ट, तो सीधे सीधे ये टॉपिक उठा के प्री में भी दे दिया गया है। फिर सतत विकास लक्ष्यों में मध्य प्रदेश की प्रगति, सतत विकास लक्ष्य पे भी बहुत ज़्यादा फोकस किया गया, मतलब इस बार का जो सिलेबस के जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत हो गया है, और जो हमारे लिए ज़रूरी है जानना, मतलब हमें कुल मिला के और ज़्यादा अवेयर नागरिक और अवेयर ऑफिसर बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस सिलेबस के हिसाब से, है ना। तो देखो सतत विकास लक्ष्य में मध्य प्रदेश की प्रगति, ये पढ़ना है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, और ये तो रटने वाली ही चीज़ है, एक जिला एक उत्पाद, सीधे सीधे कोई भी करंट अफेयर्स की बुक उठाओ तो उसमें ये दिया हुआ है। अब भैया जब उन्होंने हर एक जिले के लिए एक एक प्रोडक्ट बनाया है तो क्यों ना वो क्वेश्चन देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्वेश्चन देंगे, इतनी मेहनत करी उन्होंने, इतना खर्चा पानी किया है तो, है ना। तो ये पढ़ना है, ये बिल्कुल फैक्चुअल रहेगा। फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी पढ़ना है, अभी तक हम आत्मनिर्भर भारत पढ़ रहे थे, अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश भी पढ़ना है। ठीक है, फिर नया टॉपिक आ गया मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकार, अभी तक हम इंडिया में पढ़ रहे थे, बौद्धिक संपदा अधिकार मेंस में पढ़ रहे थे, अभी हमें मध्य प्रदेश में भी पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए। और भारतीय अर्थव्यवस्था की नवीन प्रवृत्तियाँ, ये हम मेंस में पढ़ रहे थे, अभी इसमें भी आ गया प्रीलिम्स में। ठीक है, ये तो नए टॉपिक हैं, थोड़ा सा इस यूनिट के लिए हमें अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। अभी रुक जाओ, जो अभी तक जो पुराने टॉपिक्स हैं जो सेम के सेम हैं वैसे के वैसे हैं, उनको आप एकदम रट डालो, अच्छे से पढ़ो, बाकी क्या स्ट्रैटेजी क्या कैसे होनी चाहिए वो मैं बताऊंगी एक आध महीने में, या फिर मे भी 15-20 दिन में नए लेटेस्ट जो कुछ नए टॉपिक्स हैं, कुछ नए यूनिट्स हैं, उनके लिए अलग से बुक आ जाएगी। ठीक है, तो आप उसको लेकर फिर पढ़ते रहना। गूगल भी बहुत बड़ा काम आने वाला है, कैसे आएगा वो मैं बताती रहूँगी आपको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लो अभी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जेन्युइन चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर आती रहेंगी। तो देखो ये नई चीज़ें हो गई। फिर जो नया जो ओल्ड था तो मध्य प्रदेश की कृषि उद्योग अधोसंरचना का विकास, MSME, ये सारी चीज़ें पहले भी थी। भारत का विदेशी व्यापार नीतियाँ, ये पहले भी थी। अब यहाँ पे G20, सार्क और एशियान, यानी कि यहाँ पे जो वित्तीय जो बैंक थे जैसे RBI वगैरह हो गया, ये सबको हटा के यहाँ पे G20 को दे दिया गया है। यानी G20 और विदेशी व्यापार आपस में कैसे संबंधित है वो पढ़ना है। मतलब हमें अब फैक्ट तो पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, और साथ में हमारा करंट अफेयर जो हो रहा है देश दुनिया में वो बहुत अब अच्छा होना चाहिए। ठीक है, सार्क में क्या हो रहा है, सार्क का गठन कब हुआ, कितने सदस्य हैं, है ना, ये सारी चीज़ें, आसियान जो भी है संस्था है वो सारी चीज़ें, और कितने देश हैं, सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हमको डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी। फिर आते हैं विज्ञान एवं पर्यावरण में, तो इसमें 90% सेम है, बाकी 2 नए टॉपिक्स मिले हैं। तो देखो जो नए टॉपिक्स मिले हैं वो बहुत ही आसान है, क्योंकि इन्होंने सीधे दे दिया। अनुवांशिक रोग जितने होते हैं, जैसे कि हीमोफीलिया हो गया, और अनुवांशिक रोग में क्या हो जाता है, मतलब जितने भी अनुवांशिक रोग होते हैं, जैसे डायबिटीज़ वगैरह अनुवांशिक रोग होते हैं, तो जितने भी अनुवांशिक रोग होंगे उनके क्या कारण है, कौन कौन से होते हैं, किस कारण से होते हैं, वो सारी चीज़ें अब ये सीधे सीधे दे दिए। सिकल सेल एनीमिया, इसको पढ़ना है, इस
चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सिकल सेल एनीमिया एक पर्टिकुलर रोग होता है, इसका क्या कारण है, इनके क्या प्रभाव हैं, इनका निदान एवं कार्यक्रम, यानी इनसे रिलेटेड कोई भी ऐसी योजना या फिर कार्यक्रम चलाए जा रहे हों, है ना, इनका क्या कारण है, प्रभाव है, आनुवांशिक रोग का भी और सिकल सेल एनीमिया का भी। एक ये टॉपिक नया ऐड हुआ है और एक ये मैं बोली थी ना सतत विकास की अवधारणा। एक हमने ऊपर पढ़ा कि सतत विकास में मध्य प्रदेश की प्रगति, एक ये टॉपिक, और एक यहाँ पे सतत विकास की अवधारणा एवं एसडीजी। तो ये 2 टॉपिक नए ऐड हुए हैं इस यूनिट में, बाकी सेम टू सेम है। बाकी आप देख लो विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, यानी वहाँ पे था कि विज्ञान की मौलिक अवधारणाएं, जो पुराना सिलेबस था यूनिट 7 में, और यहाँ पे बस उसका शब्द का चयन जो है वो अलग अलग तरीके से हो गया है कि विज्ञान की प्रमुख शाखाओं का प्रारंभिक ज्ञान, चाहे मौलिक ज्ञान बोलो चाहे प्रारंभिक ज्ञान, सेम ही है। फिर भारत की वही सेम टू सेम है, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, उनकी उपलब्धियां, उपग्रह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी सेम है, पोषण मतलब ये सारी चीज़ें सेम है, ठीक है। प्रदूषण आपदा प्रबंधन पहले भी था यूनिट 7 में, जाके देख लो, और अभी भी है। और ये पर्यावरण पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता पहले भी अभी भी है। तो भैया सिलेबस चेंज कहाँ हुआ, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं तो उनको हमको अलग से करना है। और मैं ये भी कह सकती हूँ गारंटी के साथ कि जितना सिलेबस पुराना अभी भी जितने मैंने ब्लू टिक किए हैं उसको भी तुमने अच्छे से कर लिया, और कुछ कुछ चीज़ें जो मेंस में है वो पढ़ लिया, तो तुम्हारा कट ऑफ कोई नहीं रोक सकता। अच्छे से पढ़ लो, बस नए टॉपिक पे ध्यान ही मत दो, सुशासन मत पढ़ के जाओ, जरूरी थोड़ी उससे आ ही जाएगा, आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा। फिर अंतर्राष्ट्रीय, देखो इस बार क्या हुआ है कि जो करंट अफेयर्स है यूनिट 8 में पहले भी था करंट में, लेकिन पिछली बार ये लिखा हुआ था कि प्रमुख घटनाएं, प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख खेल संस्थाएं या फिर प्रमुख खेल घटनाक्रम। इस बार सिर्फ इतना लिखा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम और मध्य प्रदेश की, यानी कि अब हमको करंट अफेयर्स में पर्टिकुलर टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं। तो हमको अब करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से, जैसा कि मैं बोल रही हूँ कि न्यूज़पेपर अभी से लगवा लो, चाहे हिंदी मीडियम का हो तो वो दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण लगवा लो, इंग्लिश मीडियम का हो तो द हिंदू या फिर कोई भी लगवा लो, बहुत जरूरी हो गया। अभी मेंस का जब सिलेबस हम देखेंगे तो देखेंगे कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हैं सीधे सीधे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यूनिट 9 सेम है, बस यूनिट 9 में यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, तो पहले भी हम पढ़ ही रहे थे, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हो गया, ये सब तो हम पढ़ के जाते थे ना, मतलब ये जो टॉपिक्स हैं ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये टॉपिक नया ऐड हो गया कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। तो हम जो परीक्षा धाम से कंप्यूटर या फिर किसी भी कौन सी बुक है मेरे को याद नहीं आ रहा है, कंप्यूटर कहीं से भी आप पढ़ रहे होगे, या फिर मेंस का सिलेबस भी कंप्यूटर कर लोगे, मेंस का सिलेबस अच्छे से कर लोगे, मेंस में भी है कंप्यूटर, वो कर लोगे तो ये टॉपिक हो जाएगा, बहुत नॉर्मल है। जितने भी जैसे पीढ़ियाँ हो गई, मेमोरी कार्ड हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी रहेंगी इस टॉपिक के अंतर्गत। बाकी सब सेम है, इलेक्ट्रॉनिकी हो गया, सूचना संचार प्रौद्योगिकी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब बाकी जो सिलेबस था, बाकी जो टॉपिक थे वही के वही हैं सेम। अब आते हैं यूनिट 10। हाँ, एक चीज़ और, जो यूनिट 10 से जो हटाए गए थे आयोग, ये यहाँ रहे, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक एवं संविधिक आयोग एवं संस्थाएं, ठीक है। तो यूनिट 10 को हटा के एक टॉपिक बना दिया गया है सिर्फ, तो हमें तो उन यूनिट 10 को छोड़ना नहीं, एकदम से एकदम डिटेल में भी नहीं पढ़ना, लेकिन जो फैक्चुअल चीज़ें थी कि इस आयोग में कितने, अभी प्रथम कौन था, अभी कौन है, कितने सदस्य होते हैं, ये सारी चीज़ें हमको सिर्फ उन्हीं आयोग के 15 आयोग थे, तो थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर देख लेना है, क्योंकि ये सब टॉपिक बन के रह गया है, ठीक है। और किसी आयोग का पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, तो हमें उन 15 आयोग को कम से कम देखना ही देखना होगा, ठीक है। और यूनिट 10 में अब क्या हो गया है, तो अब हो गया है हमारा मध्य प्रदेश। एक मिनट, ये देखो, अब इसमें सिर्फ एक नया टॉपिक ऐड हुआ है मध्य प्रदेश में। ये देखो, मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, जैसे कि टांटिया भील हो गया, ठीक है, और अविंती बाई हो गई, दुर्गावती हो गए, तो ये सारी चीज़ें हमको मध्य प्रदेश की जो जनजातीय व्यक्तित्व थे, रघुनाथ साय, शंकर साय, ये सारे जो व्यक्तित्व थे उनके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। पहले भी ये था सिलेबस में, अभी भी है कि जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में बहुत पढ़ना है, और स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। जनजातीय व्यक्तित्व पहले भी मैंने बताया। फिर जनजाति से संबंधित प्रमुख संस्थान पढ़ने हैं, कि कोई भी जनजाति, उनसे संबंधित जितने भी संस्थान हैं, संग्रहालय पढ़ने हैं, प्रकाशन पढ़ने हैं। तो किसी भी एमपी की बुक में, या फिर जब भी कोई एमपी की नई बुक आएगी, या फिर हम गूगल करके ये सारी चीज़ों को फैक्ट बना के नोट्स बना लेंगे, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है तो क्या है देख लेते हैं। जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, यानी कि जो हम मैपिंग करते हैं कि भील जनजाति पश्चिमी दिशा में रहती है ना, धार में, झाबुआ में, फिर गोंड जनजाति दक्षिणी दिशा में रहती है, बैगा जनजाति दक्षिण पूर्वी दिशा में रहती है। तो ये सारी चीज़ें हमें भौगोलिक विस्तार पढ़ना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पे उनका निवास स्थल है ना। फिर जनजातियों से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, यानी कि अनुच्छेद 338, 338A, 338B, यानी 338 का, 338 खा, ये आयोग बनाए गए हैं जनजातियों के लिए। फिर 342 में, 341 में जनजातियों के लिए पर्टिकुलर कुछ प्रावधान किए गए हैं। तो जितने भी ये हम गूगल भी करेंगे तो हमें मिल जाएगा, और चिंता मत करिए, 15-20 दिन में इन टॉपिक्स से रिलेटेड अपने आप नोट्स और जितने भी कंटेंट है वो टेलीग्राम चैनल पर फ्री में उपलब्ध होंगे। आप चिंता ना करो भाई, चिंता ना करो, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियां पहले भी था, एवं घुमंतु जनजातियां 3 है मध्य प्रदेश की, बस उन्हीं के बारे में पढ़ना है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है। और जितने भी कल्याणकारी योजनाएं पहले से लेकर अभी तक वर्तमान में बनाई जा रही, उनको आपको रटना है। हाँ, जो कुछ चीज़ें हैं उनको आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत बिखरा सिलेबस हो गया है ना, तो हमको जो नए टॉपिक्स हैं या फिर लग रहा है कि इनमें दिक्कत हो रही है, उनके हमें नोट्स बना के अभी से रखने पड़ेंगे। फिर जनजातीय संस्कृति है, परंपराएं हैं, विशिष्ट कलाएं, त्यौहार, उत्सव, भाषा, बोली एवं साहित्य। तो ये हम पहले भी जनजाति में पढ़ते थे कि गोंडी भाषा हो गई, भीली भाषा हो गई, है ना, क्या कृषि अपनाते थे, कौन कौन से नृत्य होते थे, है ना, जनजातियों की, ये सारी चीज़ें हम पहले भी पढ़ते थे।
फिर मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति, लोक साहित्य। तो लोक साहित्य में जैसे जगनीक हो गए, मतलब जितने निमाड़ में जितने भी साहित्यकार हो गए उनकी जो रचनाएं हैं वो पढ़नी है। लोक संस्कृति में जितने लोक नृत्य है, लोक नाट्य हैं, जैसे कि अभी भी आया था मौनी वाला, है ना, तो ये सारी चीज़ें पहले से भी थी और वही पढ़नी है। तो कुल मिला के मैं ये बोलूँगी, वीडियो लंबी हो गई उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। आप लोग प्लीज़ अभी थोड़ा सा रुक जाना 2 मिनट, कमेंट करके बताना कि क्या मैं सही हूँ। मेरे हिसाब से सिलेबस 3 चीज़ें हैं, आप याद रख लो। पहली बात कि सिलेबस केवल 15% चेंज हुआ है, 80% हमारे हाथ में अभी भी है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिलेबस हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट ही लेकर आएगा, नेगेटिव इफेक्ट ला ही नहीं सकता है। तीसरी बात, हमें अगर अच्छा लोक सेवक बनना है तो ये सिलेबस में ये सारी चीज़ों का होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई राइट? अगर मैं सही हूँ तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना और वीडियो को लाइक कर देना। इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना ना भूलें। वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें आनी बाकी हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।